बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है वो है मोमेंटम। ये भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसको हमने डिस्कस करना है मोशन के अंदर। ये चैप्टर हमारा मोशन एंड फोर्स है। मोमेंटम भी एक ऐसी फिज़िकल टर्म है जो मोशन के अंदर इन्वॉल्व होती है या मोशन की वजह से पैदा होती है, आप कह सकते हैं। मोमेंटम है क्या? सिंपली मोमेंटम है क्वालिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी हमने एक बात चीज़ की है, कही है कि क्वालिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एनीथिंग दैट ट्राइज टू स्टॉप इट इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। यानी मोमेंटम एक सिंपल सी चीज़ है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं, और वो ये है कि लेट्स सपोज आपके पास एक कार है और आप एक के पास एक ट्रक है। दोनों सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। किस चीज़ को रोकना मुश्किल होगा, ट्रक को या कार को? दोनों की स्पीड सेम है, ट्रक को रोकना मुश्किल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि ट्रक जो क्वालिटी ऑफ मोशन है और क्वांटिटी ऑफ मोशन है, दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं किससे? कार के निस्बत। हम सिंपली ये कहते हैं क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मोशन और क्वालिटी ऑफ मोशन ट्रक की ज़्यादा है तो ट्रक का मोमेंटम हाई होगा। ट्रक का मोमेंटम हाई होगा। इस वजह से हमने मोमेंटम को क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कह दिया। यानी सिंपल एक फिजिकल टर्म जो उसने डिफाइन में लिखी है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वो क्वालिटी जो उसको ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कोई फोर्स एक्सर्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। यानी अगर आप ट्रक को रोकने के लिए कोई फोर्स लगाते हैं तो जब वो बॉडी या वो ट्रक जाकर उस ऑब्जेक्ट से टकराएगा जो उसे रोकने के लिए फोर्स लगाने लगा है, तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कितनी ज़्यादा या कितनी कम होगी डिपेंड करता है किस पर? क्वालिटी ऑफ मोशन पर। डिपेंड करता है किस पर? क्वांटिटी ऑफ मोशन पर। डिपेंड करता है किस पर? मोमेंटम पर। ये तीनों बातें एक ही चीज़ हैं। क्या? मोमेंटम। नेचर एक वेक्टर है ये, इसलिए इसको बोल्ड लेटर से ज़ाहिर कर दिया मैंने। पी फॉर्मूला पी इज इक्वल टू एम बी। देखें, ये वो जो एग्जांपल थी ट्रक और कार वाली, बड़ा सिंपल है क्योंकि मैस ट्रक का ज़्यादा था। मैथमेटिकली देख लें हम आप, तो इस वजह से मोमेंटम जो है वो ट्रक का ज़्यादा था, और जिसका मोमेंटम ज़्यादा है उसको रोकना ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि ये एक वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। यानी जिस तरफ चीज़ मूव कर रही है, जिस तरफ उसकी वेलोसिटी है, उसी तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। यूनिट एमवी से निकाल ले। मैस का किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, तो न्यूटन सेकंड भी कहते हैं इसे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। डायमेंशन किलोग्राम मीटर पर सेकंड से निकालें। किलोग्राम कैपिटल एम, मीटर का कैपिटल एल, और पर सेकंड का t-1, तो ml(t-1) ये डायमेंशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट पर और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। वो इसके फार्मूले से ही जाहिर है। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। केस वन है कि अगर मैस कांस्टेंट हो, यानी P इज इक्वल टू mv, ये फॉर्मूला है हमारे पास। एक सिंपल केस है, केस वन। इफ मैस इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर एक ऑब्जेक्ट का मैस कांस्टेंट है तो फिर याद रखें मोमेंटम वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स फास्टर द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग, हार्डर इज टू स्टॉप इट। यानी अगर आपके पास दो सेम ट्रक हैं, सेम मैस के ट्रक हैं, तो जो दो सेम मैस के ट्रक हैं वो मूव कर रहे हैं डिफरेंट वेलोसिटी से, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा है? जिस ट्रक की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उस ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा होगा, और जिस ट्रक की वेलोसिटी कम होगी उसका मोमेंटम कम होगा। तो इसका मतलब यही है, फास्टर द ऑब्जेक्ट हार्डर इज टू स्टॉप इट। अगर सेकंड केस ले लें कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मतलब दो ट्रक हैं लेकिन दोनों का मैस डिफरेंट है लेकिन वेलोसिटी सेम है, तब मोमेंटम किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जिस ट्रक का मैस ज़्यादा है उसका मोमेंटम ज़्यादा है, जिसका मैस कम है उसका मोमेंटम कम है।
तो फिर मोड इट मीन्स इफ टू ऑब्जेक्ट्स मूव विद सेम वेलोसिटी देन इट इज मोर डिफिकल्ट टू स्टॉप द मैसिव ऑफ द टू। तो जो सब दोनों में सबसे ज़्यादा भारी है उसको रोकना मुश्किल है, उसको मोमेंटम से। तो न्यूटन सेकंड लॉ के साथ इसका रिलेशन क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मोमेंटम पैदा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव करने की वजह से, किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव करने की वजह से। और न्यूटन सेकंड लॉ मैंने आपको एक की पॉइंट भी बताया था, इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो फिर मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ का रिलेशन क्या है, सिंपल है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। बेटे ये स्टेटमेंट बड़ा गौर से पढ़िएगा कि मोमेंटम का चेंज टाइम के लिहाज से अप्लाइड फोर्स के बराबर है। यानी वो ट्रक जो मूव करता हुआ आया और वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराया जिसने उसको रोकने की कोशिश की, कितने टाइम में मोमेंटम में चेंज पैदा हुआ वो बराबर था उस फोर्स के जो ट्रक उस ऑब्जेक्ट पर लगा रहा था। कंसीडर अ बॉडी ऑफ mass मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, suppose an external force act on it time t after which the velocity becomes vf। कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी जिसका मैस m है, मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी vi से, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की गई किसी भी टाइम t पे, जैसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज पैदा हुआ और वो वेलोसिटी चेंज होकर क्या बन गई vf। अब चेंज इन वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी टाइम के लिहाज से क्या बन जाती है बच्चों, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पैदा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ a इज इक्वल टू f बाय m। ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है। आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं बच्चे, कंपेयर कर सकते हैं। आपने कंपेयर किया, मैस इस तरफ चला गया, टाइम इस तरफ चला, बल्कि टाइम इधर, मैस इस तरफ चला गया, तो mvf माइनस mvf। तो mvf किस चीज़ का प्रोडक्ट है, मोमेंटम का। तो vf है तो फाइनल मोमेंटम, mvi है तो इनिशियल मोमेंटम, तो pf माइनस vi। तो ये किस चीज़ के इक्वल हो गया, चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। दिस फॉर्म ऑफ द सेकंड लॉ इज मोर जनरल देन फॉर्म f इज इक्वल टू because it can easily be extended to account for changes the body accelerates when its mass also changes। एग्जाम्पल, रॉकेट एक्सेलरेट, एक रॉकेट एक्सेलरेट करता है तो क्योंकि उसका मैस लूज हो रहा है तो उसके मोमेंटम में चेंज पैदा होगा फ्यूल के बर्न होने से, और उसका थ्रस्ट बढ़ता चला जाएगा, फोर्स बढ़ती चली जाएगी, एक्सेलरेशन भी बढ़ता चला जाएगा, मैस लूज। इम्पल्स आपके पास क्या है बच्चों, मैंने अभी एक मोमेंटम के बारे में बताया कि क्या है न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर आपने पढ़ा मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ का रिलेशन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। लेकिन अगर सिर्फ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो तो वो बन जाता है इम्पल्स। देखें, मोमेंटम में चेंज किसी भी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में आए तो वो इक्वल होता है उस फोर्स के जो उस बॉडी ने लगाई। लेकिन अगर वो फोर्स जो एक बॉडी पर लग रही है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर तो वो बन जाता है इम्पल्स। तो सिंपली मोमेंटम का चेंज क्या कहलाया, इम्पल्स कहलाया। तो जितना मोमेंटम में चेंज होगा उतना ज़्यादा इम्पल्स होगा। इट इज़ आल्सो मेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एट शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। वही बात मैंने कही कि जितनी शॉर्ट एवरेज फोर्स लगे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ही इम्पल्स कहलाएगा। क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एफ क्रॉस डेल्टा टी, I is equal to delta P is equal to m del V, I is equal to delta P is equal to del m V। यूनिट क्या बन गया, न्यूटन सेकंड। यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड यूनिट ऑफ इम्पल्स सेम है, डायमेंशन भी सेम है। डिपेंडेंस किस पर है, चेंज इन मोमेंटम पर, नॉट मोमेंटम डिपेंड करता है चेंज इन मोमेंटम पर, एवरेज फोर्स पर और टाइम पर। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन अ बैट हिट्स अ क्रिकेट बॉल द फोर्स सडनली वेरीज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोलिजन एंड कॉजेज द इम्पल्स। देखें, एक बैट अगर एक क्रिकेट बॉल को हिट करता है तो जो फोर्स सर्टेनली वेरीज हो रही थी इंस्टेंट टू इंस्टेंट शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में और अब कोलिजन के दौरान अप्लाई हुई कि एक बॉलर ने बॉल कराई और वो जाकर बैट से हिट हुई, तो बॉलर के हाथ से जब बॉल छूटी और बैट तक वो जब आई तो उसकी जो फोर्स है वो तब्दील होती जा रही है। क्यों, क्योंकि हवा में वो जब है ज़मीन से टकराने पर उसकी फोर्स कुछ और हुई, टकराने के बाद जब वो दोबारा उठी उसकी फोर्स कुछ और थी, और बैट से जब आकर टकराई तो वो फोर्स जो उस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो बैट से टकराने का टाइम है उसमें चेंज हुई, तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या था, इम्पल्स। तो जो इफेक्ट पैदा होता है बैट पर वो इम्पल्स कहलाता है।
यानी अगर बैट से शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आकर फोर्स लगेगी बॉल की तो जो बैट में इफेक्ट पैदा होगा वो इम्पल्स होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इम्पल्स जीरो है। क्यों? इम्पल्स है बच्चे फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने वाली बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो है, तो जिस बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो हो उसकी फोर्स जीरो होती है, उसका इम्पल्स भी जीरो है। और जिसपे कोई मोमेंटम में चेंज ना हो उसका इम्पल्स भी जीरो है, और जिसकी फोर्स कांस्टेंट हो उसका इम्पल्स भी जीरो है, और जो बॉडी रेस्ट में हो उसका इम्पल्स भी जीरो है। अब प्रूव करें कि इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। उसने कहा कंसीडर करें हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस m है, मूव कर रही है किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी से। एक लार्ज फोर्स अप्लाई की गई शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसकी वेलोसिटी चेंज होकर vf होगी। हम जानते हैं वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन पैदा करता है, रिलेशन है एक्सेलरेशन एफ ओवर कंपेयर किया तो डेल्टा बी एफ क्रॉस डेल्टा के बराबर। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या है बच्चे? इम्पल्स, प्रोडक्ट है फोर्स और टाइम का, तो इसको कहते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो दो चीज एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है कि सिंपल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है अप्लाइड फोर्स के। थैंक यू।